नमस्कार दोस्तों, टॉप 300 की सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम 3 टॉपिक्स को तैयार करेंगे, बहुत अच्छे से ये समझेंगे कि कहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला टॉपिक है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। दूसरा, इसी से संबंधित पेमेंट बैंक क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, और फिर जानेंगे इंडिया स्टैक के बारे में। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ आपको बता दूं कि इस सीरीज़ में हम सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को ले रहे हैं जहां से प्रश्न पूछे जाने की सबसे ज़्यादा संभावना है। 2022 के लिए हमने सीरीज़ चलाई, कट ऑफ से बहुत अधिक प्रश्न पूछे गए। 2023 में हमने सीरीज़ चलाई, कट ऑफ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, और 2024 के लिए भी हम इसी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। तो आप ज़्यादा परेशान मत होइएगा कि इतने कम टॉपिक्स क्यों पढ़ाए जा रहे हैं। आप उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और ये हर चीज़ पे लागू होती है, चाहे आप अपने ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हों या किसी और विषय की तैयारी कर रहे हों। कंपटीशन तगड़ा है, पढ़ने के लिए दुनिया भर की चीज़ें हैं, उनमें से हमें सेलेक्ट करना होता है कि कितने से काम चल जाएगा। अदरवाइज़ तो 10 साल भी लोगों को लग जा रहे हैं, 12 साल भी लग जा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। चलिए फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं और इन टॉपिक्स को समझते हैं, अच्छे से तैयार करते हैं। ठीक है जी। हाँ, एक और चीज़ है, बहुत सारे दोस्त PDF नोट्स के बारे में पूछते रहते हैं। इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो पहले लिंक दिया गया है उसमें सारी जानकारी आपको दे दी गई है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में जानते हैं। इसका थोड़ा सा बेसिक डिस्कस कर लें। एक कंसेप्ट होता है पेमेंट्स बैंक, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, और इसमें जोड़ दिया गया है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, मतलब ये नाम दे दिया गया है। यानी कि जो पेमेंट्स बैंक होते हैं, जो सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, वही सारी सुविधाएं जो पहले पोस्ट होती थीं, अभी भी हैं, डाकघर आप जिसको कहते हैं हिंदी में, उनके माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही हैं। बस ये बेसिक सी बात है, ठीक है, समझने वाली बात। लेकिन यहाँ से प्रश्न नहीं आएगा। प्रश्न कहाँ से आएंगे, उन्हें समझ लेते हैं। भारत सरकार के स्वामित्व वाली, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, भारत सरकार के स्वामित्व वाली 100% इक्विटी के साथ इसे 1 सितंबर 2018 को लॉन्च किया गया। इस लाइन से प्रश्न बनने की संभावना किस रूप में है, थोड़ा समझ लीजिए। कई बार ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाता है, कोई योजना चल रही होती है और किसी चीज़ की शुरुआत होती है, कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है, तो उसमें पूछ लिया जाता है कि सरकार की हिस्सेदारी कितनी है। अक्सर आपने प्रश्न देखे होंगे, कोई योजना चल रही है तो सरकार, केंद्र सरकार इतना पैसा देगी, राज्य सरकार इतना देंगी, या फिर प्राइवेट सेक्टर से इतना लिया जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। इस पर UPSC ऐसे पूछ सकती है कि 50% सरकार की हिस्सेदारी है, 50% राज्य सरकार या फिर प्राइवेट सेक्टर की हिस्सेदारी है। इस तरीके से करके लाइन बनाई जा सकती है और आप गलत कर सकते हैं अगर नहीं पढ़ा है तो। ध्यान रखिएगा कि ये जो स्कीम है, ये जो योजना चल रही है या फिर ये जो प्रोग्राम है, उसमें सरकार की हिस्सेदारी 100% है। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी पूछ लिया गया है, अक्सर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका तो मैंने आपको सीधा सा ट्रिक बताया कि जब UPSC आपसे वर्ष पूछे, खास तौर से मेंशन कर दे कि यह योजना 2010 में शुरू हुई थी, 2015 में शुरू हुई थी, तो थोड़े से सावधानी के साथ आपको प्रश्न हल करना चाहिए। वो लाइन गलत हो सकती है। वैसे ही इसको लेकर UPSC पूछ सकती है कि 2023 में इसकी शुरुआत हुई या 2005 से यह योजना चल रही है। ध्यान रखिएगा, इसकी शुरुआत हुई थी 1 सितंबर 2018 से। चलिए, सितंबर वगैरह आप ना भी याद रखें, 2018 ध्यान में रखें। हालांकि PCS वाले ऐसे भी पूछ लेते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब अगली लाइन में क्या बात है हमारे काम की। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने आरंभिक शाखाओं के शुभारंभ के साथ एक परिवर्तनकारी यात्रा की शुरुआत की। एकदम सामान्य सी बात है, इसमें कुछ रटने वाली बात नहीं है। इसकी आरंभिक शाखाएं कहाँ पे थीं, ये भी महत्वपूर्ण नहीं है उतना, बस एक बार ध्यान रख लीजिए कि शुरुआत में रांची, झारखंड, रायपुर, छत्तीसगढ़ में इसकी शुरुआती शाखाएं खोली गई थी। कभी कभी ऐसे UPSC का मूड घूम जाए तो पूछ सकता है कि सबसे पहले इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई थी, तमिलनाडु से हुई थी, तो उस नज़रिए से यह लाइन थोड़ी सी महत्वपूर्ण हो जाती है। अदरवाइज़ इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ये जो आंकड़ा है, इसे बस एक बार ऐसे देख लीजिए, याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसको लेकर UPSC क्वेश्चन बना भी सकती है और नहीं भी बना सकती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर इस तरह के आंकड़े दे के कोई लाइन बनाई गई है तो उसके गलत होने की संभावना बहुत अधिक होती है। UPSC आपसे इतने ज़्यादा आंकड़ों के याद करने की उम्मीद नहीं करती, तो टेंशन नहीं लेना। हम में से बहुत सारे दोस्त तैयारी करते हैं, आंकड़े याद करने में इतने मगन हो जाते हैं, पता नहीं उनको क्या मज़ा आता है उसमें, और याद करने के बाद एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस फील करते हैं। उन्हें ये समझ में नहीं आता कि इसका महत्व उतना ज़्यादा नहीं है जितना वो सोच रहे हैं।
ठीक है। 1,55,000 डाकघर और 3 लाख डाक कर्मचारियों के साथ भारत का विशाल डाक बुनियादी ढांचा इसमें अहम भूमिका निभाता है। अभी अभी हमने बेसिक की बात की कि जो हमारे यहाँ डाक व्यवस्था है, आपको पता है गांव गांव में पहले तो संचार का असली माध्यम तो डाक ही था। आज से 20 साल पहले आप देखेंगे तो डाक बहुत महत्वपूर्ण, घर आप बाहर गए हैं, पैसा भेजना है, चिट्ठी भेजनी है, और भी चीज़ें, सरकारी नौकरियां जो लग रही हैं उनमें भी लेटर्स आते थे, सब डाक के माध्यम से तो होता था। फॉर्म भरते थे यूपीएससी का तो वो भी डाक के माध्यम से जाता था। बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। तो इसका बुनियादी ढांचा तो बहुत बड़ा है और उसी का लाभ उठाया जा रहा है। इनको बैंकिंग के कुछ काम दे दिए गए हैं तो काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, इसमें अहम भूमिका निभाता है। तो ये आंकड़े जब आएँ तो ध्यान रखिएगा, एक बार देख लिए बस उतना ही, क्योंकि थोड़ा बहुत बढ़ता घटता रहता है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो आप अभी तक समझ ही गए होंगे। सभी नागरिकों के लिए सुलभ, किफ़ायती और विश्वसनीय बैंक की उपलब्धता सुनिश्चित करना। जब बैंक की सुविधा उसमें हम दे रहे हैं तो वही काम होगा ना। कई बार ऐसा होता है कि गांव में डाकघर तो है लेकिन बैंक बहुत दूर, कहीं मार्केट है वहाँ पर बैंक की कोई शाखा है। शहरों में तो चलिए ठीक है कि शहर में कई सारी शाखाएं खुल जाती हैं, लेकिन गांव में बैंक नहीं होते। बहुत सारे गांव की बात ऐसी है। तो वहाँ पर बैंक की सुविधाएं लोगों तो कैसी पहुँचेंगी? तो ये अपनाया गया है। जो वंचित लोग हैं उनका भी समावेशन होगा, वो भी बैंकिंग सुविधाओं का लाभ ले पाएंगे। ठीक है। इसके बाद से ये सामान्य सी बातें मैं पढ़ दे रहा हूँ, कुछ काम की बातें हैं तो बता देता हूँ, अदरवाइज़ ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा, इन सारी चीज़ों को कंक्लूड करके जो सेंस बनता है उसको अलग अलग लाइनों में लेकर के यूपीएससी जैसे नए पैटर्न पे पूछ रही है, युग्म में से कौन सा सही है, कितने युग्म सही हैं, प्रश्न बनाया जा सकता है। तो इसका क्या सिद्धांत है, इसका नज़रिया क्या है इस पेमेंट्स बैंक का, एक बार देख लेते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अपने परिचालन के लिए इंडिया स्टैक सिद्धांत को अपनाता है। इसी के बारे में हम पढ़ेंगे अभी लास्ट में। ठीक है, उसको ये सिर्फ इस लाइन को समझाने के लिए मैंने वो टॉपिक लिया है, लेकिन वो अपने आप में अलग से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इंडिया स्टैक पे एक अलग से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, फिलहाल उसमें क्या होता है थोड़ा सा इस लाइन को आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे, लेकिन अलग से समझना ज़रूरी है। पेपरलेस, कैशलेस, उपस्थिति रहित बैंकिंग। आप नॉर्मली आजकल देख लीजिए पेपरलेस बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, कैश की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। आप बाहर जाते हैं, आप कैश के बजाय मोबाइल से ही पेमेंट कर देते हैं। तो बैंकिंग सेक्टर में भी चीज़ें हो रही हैं। आप देखिए, पहले बैंकों में जितना जाना पड़ता था पैसा निकालने, पैसा जमा करने और भी चीज़ों के लिए, या एटीएम में जितना जाना पड़ता था, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी कम होती जा रही है। तो वो क्यों हो रहा है? इन्हीं सुविधाओं की वजह से हो रहा है। ठीक है, इसका उद्देश्य नवीन प्रौद्योगिकी और सुरक्षित लेन देन के माध्यम से बैंकिंग सुविधा प्रदान करना है। सिंपल सी बात है। ठीक है, यह निर्बाध लेन देन के लिए बायोमेट्रिक एकीकृत स्मार्टफोन और बायोमेट्रिक डिवाइस की व्यवस्था सुनिश्चित करता है। बायोमेट्रिक तो आप समझ ही रहे हैं। ठीक है, जैसे फिंगरप्रिंट हो गया या आंखों का स्कैन करके होगा, इस तरह की कुछ सुरक्षित कुछ तरीके अपनाए जाते हैं ताकि धोखाधड़ी ना हो या फिर और इस तरह की चीज़ें ना हो। ठीक है, और किसी तरह की रुकावट भी ना हो। आगे क्या है, ये सब सामान्य सी बातें हैं, लेकिन इतनी भी सामान्य नहीं है कि इन पे क्वेश्चन ना पूछ लिया जाए। इनको अच्छे से समझ लीजिए और ध्यान में रखिएगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक 13 भाषाओं में उपलब्ध सहज इंटरफेस के माध्यम से सरल और किफ़ायती बैंकिंग समाधान प्रदान करता है। इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, एग्ज़ाम से पहले एक बार थोड़ा सा सर्च करके देख लीजिएगा। 13 भाषाओं से कुछ ज़्यादा हुआ है या कम हुआ? कम तो नहीं होगा, और भाषाएं इसमें जोड़ी जाएंगी। तो भाषाओं को लेकर एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है। जैसे एक लाइन ये बन गई कि हिंदी और इंग्लिश में सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, तो गड़बड़ हो जाएगा। वैसे भी आपको कॉमन सेंस का इस्तेमाल यहाँ करना पड़ेगा कि इस बैंकिंग की शुरुआत का मतलब क्यों की गई है, इसका लाभ कौन से लोग ले रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग ले रहे हैं, और बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में लोग स्थानीय भाषा में ज़्यादा बातचीत करते हैं। ठीक है, बहुत सारी जगहों पे आप देखेंगे, जैसे यूपी बिहार की अगर बात करें तो सामान्य तौर पर शहरों में लोग हिंदी में बात करेंगे, लेकिन जब गांव में आप जाएंगे तो भोजपुरी में बात करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इस बात को ध्यान में रखा जाए कि स्थानीय भाषा में अगर हम सुविधाएं उपलब्ध करा सकें तो कितना अच्छा रहेगा। 13 भाषाएं हैं, और भी हो सकती हैं, इनको लेकर के आप थोड़े से जागरूक रहिएगा। उसके बाद से
ये सामान्य सी लाइन है। वित्तीय समावेशन को सशक्त बनाना। वित्तीय समावेशन का मतलब क्या होता है, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ा सा इसका बेसिक समझ लीजिए, मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वित्तीय समावेशन का सीधा सा मतलब ये है, जैसे जो बैंकिंग सेवाएं हैं, पैसे की लेन देन से संबंधित सेवाएं हैं, वो सबके लिए उपलब्ध हों, सब लोग उसमें शामिल हो सकें, इसको हम कहते हैं वित्तीय समावेशन। ये सबसे सामान्य भाषा में मैं कह रहा हूँ। सरकार भी जो योजनाएं लेकर आ रही है उन्हें भी आसानी से लोगों तक पहुंचाया जा सके। कैसे पहुंचाएंगे? सोचिए, किसी व्यक्ति को पेंशन देनी है और उसका ना बैंक अकाउंट है, ना कोई यूपीआई, बैंक अकाउंट है ही नहीं तो बाकी आगे की सारी चीज़ें नहीं होंगी, तो कैसे देंगे? उस तक चीज़ों को पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ज़िले में पैसा आएगा, वहाँ से ग्राम प्रधान तक जाएगा, ग्राम प्रधान से फिर उस तक जाएगा कैश में। कितनी दिक्कत है, और इसमें कितने भ्रष्टाचार होने की संभावनाएं हैं, ये तो है ही। पहले ऐसे ही होता था, खूब भ्रष्टाचार होता था। तो कहने का मतलब ये है कि इस वित्तीय लेन देन में, बैंकिंग सेवाओं में, इन सारी चीज़ों में अधिक से अधिक लोगों को शामिल किया जाए, सबको शामिल किया जाए, इसको हम कहते हैं वित्तीय समावेशन। ठीक है। बाकी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक बैंकिंग सुविधाओं से वंचित और बैंकिंग सुविधाओं तक कम पहुंच वाली लोगों की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। बात समझ में आ गई आपको? आगे चलते हैं। इसने कम नकदी अर्थव्यवस्था और डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण में योगदान दिया है। मतलब बेसिकली नकदी कम किया जाए, कैशलेस हुआ जाए, डिजिटल इंडिया, आप जानते ही हैं कि बहुत सारी चीज़ें हम डिजिटल तरीके से कर रहे हैं। जो पेमेंट है, लेन देन है, वहाँ से लेकर के सरकार की बहुत सारी योजनाएं डिजिटली चल रही हैं। तो उस दृष्टिकोण को ध्यान में रख के काम चल रहा है। वित्तीय सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए समान अवसर सुनिश्चित किए गए हैं। ये सामान्य सी लाइन है। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई अभी, जो मैंने कहा कि इसका दृष्टिकोण क्या है, किस हिसाब से चल रहा है, इसकी कुछ लाइनों को लेकर के, मतलब 1 2 3 4 करके ऐसे लाइनें लिख दी गई और 2 तरह से क्वेश्चंस बन जाएंगे। एक प्रश्न ये बन गया कि इनमें से कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन गलत है, या फिर नए ट्रेंड के हिसाब से बन गया कि इनमें से कितने युग में सही हैं, केवल एक सही है, इनमें से कोई भी एक सही हो सकता है, केवल 2 सही हैं, इनमें से कोई भी 2 सही हो सकते हैं, इस तरह से। ठीक है, तो वो ध्यान रखिएगा। बाकी उसी में थोड़ी सी चीज़ें एक्स्ट्रा हैं। सशक्तिकरण पहल है एक तरह की। डाकिया या ग्रामीण डाक सेवकों के अथक योगदान को मान्यता दी गई है। ठीक है। महिला लाभार्थियों को सशक्त बनाने के लिए निवेशक दीदी पहल शुरू की गई है। इसको लेकर अलग से एक लाइन बनाई जा सकती है। स्वतंत्र रूप से सिर्फ इसी को लेकर क्वेश्चन बनाना तो मुश्किल है, लेकिन जो एक क्वेश्चन बनेगा उसमें एक लाइन ये भी जोड़ी जा सकती है कि निवेशक दीदी पहल किस योजना के तहत शुरू की गई है। महिलाओं के लिए निवेश की एक योजना इसमें शुरू की गई है, उसका नाम दिया गया है निवेशक दीदी। ठीक है। इसके अलावा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रम योगियों के लिए ऋण रेफरल सेवाएं, कम लागत वाले स्वास्थ्य और आकस्मिक उत्पाद जैसे कि अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना, पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र, आधार मोबाइल अपडेट, बाल आधार नामांकन, आधार आधारित बैंकिंग लेन देन जैसी नागरिक सेवाएं शुरू की, जो सरकार की पहलों, प्रत्यक्ष या लाभ अंतरण कार्यक्रम, पीएम किसान आदि, अभी बता रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण है, एक सेकंड, पीएम किसान आदि तक नागरिकों की पहुंच को सक्षम बनाती है। ये जो मैंने अभी नाम लिए, जो श्रम पोर्टल बनाया गया है, वहाँ के जो लाभार्थी हैं, पेंशन की कुछ योजनाएं, इस तरह की कुछ जो योजनाएं सरकार चला रही हैं, उन योजनाओं को लागू करने में भी इस पेमेंट बैंक की भूमिका है। क्वेश्चन इस पे बड़ा ही खूबसूरत बनाया जा सकता है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के तहत कौन कौन सी सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, और अगर हमने इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इस मामले में आप इस बात को ध्यान रखिएगा। ये यूपीएससी के पैटर्न के एनालिसिस के आधार पर बता रहा हूँ। अगर इस तरह की सामान्य लाइनें लिखी गई हैं कि ये योजना इसका लाभ दिया जा सकता है, और आपने नहीं पढ़ा है, दिमाग से उतर गया है, ज़्यादातर उतर ही जाता है दिमाग से, तो आप उसमें से सारी योजनाओं को सही मान सकते हैं। 99% संभावना है कि इससे ये सेवाएं दी जा सकती हैं, बशर्ते कि उसमें कोई एक्सट्रीम लाइन ना हो। उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें और देखें कि सामान्य लाइनें हैं कि हाँ भाई पेंशन की योजना है और महिलाओं के लिए कोई योजना चल रही है। इन सारी चीज़ों को इस पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से भी आसान बनाया जा रहा है। इसका भी कुछ रोल हो सकता है, तो आप मान सकते हैं कि ये सही हो सकता है।
ठीक है। लेकिन ये उस समय की बात है जब आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, आप कंफ्यूज्ड हैं, क्वेश्चन को छोड़ना चाहते हैं या दुविधा में हैं क्या करें क्या ना करें, तो आप सबको सही मान के सही उत्तर चुन सकते हैं। इसके सही होने की संभावना 99% है। आगे बढ़ते हैं। भविष्य के लक्ष्य क्या है? सिंपल से हैं, अभी तुमने काफ़ी हद तक डिस्कस कर लिया। इसका लक्ष्य एक सार्वभौमिक सेवा मंच के रूप में परिवर्तित होना है। विस्तारित पहुंच के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच हो सके उसके लिए टेक्नोलॉजी तो चाहिए ही। नागरिकों को सशक्त बनाने और डिजिटल रूप से समावेशी समाज में योगदान करने के लिए नवाचार पर ध्यान केंद्रित करना, ये सामान्य सी बातें हैं। इनको आप मुख्य परीक्षा में लिख सकते हैं, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। अब आते हैं, ये समझ लेते हैं अलग से कि पेमेंट बैंक क्या होता है। महत्वपूर्ण है। पेमेंट बैंक की ही सारी सुविधाएं पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से दी जा रही हैं। ठीक है, जो डाकघर हैं उनको पेमेंट बैंक के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। तो हमें पता होना चाहिए ना कि पेमेंट बैंक क्या होते हैं। अब देखिए, थोड़ा ध्यान से समझिए। पेमेंट बैंक विभेदित बैंकिंग लाइसेंस प्रदान करने की भारतीय रिजर्व बैंक की रणनीति का हिस्सा थे। ठीक है, अभी बता रहे हैं। डॉक्टर नचिकेत मोर की अध्यक्षता वाली एक समिति ने निम्न आय वर्ग और छोटे व्यवसायों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पेमेंट बैंक स्थापित करने की सिफारिश की। ये 2 लाइनें कुछ समझ में आई, अभी और समझ में आएंगी। इसमें बस इतना ध्यान रखिएगा कि ये नचिकेत मोर समिति किससे संबंधित है, इस पे क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं, पीसीएस वगैरह में आते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, अभी थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो और बेसिक समझ में आएगा। जो फालतू के शब्द हैं उनको छांटते हुए आगे बढ़िए। पेमेंट बैंक एक विभेदीकृत बैंक है जो उत्पादों की सीमित श्रृंखला पेश करता है। इस लाइन को थोड़ा सा ध्यान रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। ये लाइन इस पूरे कंसेप्ट का बेसिक है। अगर इस तरीके से कोई लाइन यूपीएससी पूछती है या पीसीएस एग्जाम में लिख दिया जाता है कि पेमेंट बैंक वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं जो सामान्य बैंक, वाणिज्यिक बैंक भी उपलब्ध कराते हैं, वो लाइन गलत हो जाएगी। और सामान्य तौर पर बैंक पढ़ के हमें लगेगा कि ठीक तो है, लगभग सही है, ऐसा नहीं है। ये सीमित सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, वो सारी सेवाएं जो सामान्य बैंक, जिसको हम वाणिज्यिक बैंक कहते हैं, जैसे आप एसबीआई की बात कर लीजिए, एचडीएफसी की बात कर लीजिए, तो वो जो बैंक सुविधाएं दे रहे हैं, जो सेवाएं दे रहे हैं, वो सारी सेवाएं ये उपलब्ध नहीं कराते। और यही इस पूरे टॉपिक का थीम है क्वेश्चन के लिहाज से, क्योंकि उन्हीं सेवाओं पर प्रश्न पूछे जाएंगे कि पेमेंट बैंक ये सुविधा देता है या नहीं देता है। अगर ये पता है आपको तो आप सही कर पाएंगे, अदरवाइज या तो छोड़ना पड़ेगा या फिर गलती होगी। चलिए देखते हैं। यहाँ लिखा है, यह केवल बचत और चालू खातों में मांग जमा स्वीकार कर सकता है, सावधि जमा स्वीकार नहीं कर सकता। आई बात समझ में? पहली बात यह कि ये बचत खाता भी खोलता है, चालू खाता भी खोलता है। मांग जमा स्वीकार करेगा, सावधि जमा स्वीकार नहीं करेगा। नॉर्मली जितने भी बैंक होते हैं वाणिज्यिक बैंक, उनमें ये सुविधा होती है कि आप डिमांड डिपॉजिट भी कर सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट भी करा सकते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है। आप इन बैंक्स में फिक्स डिपॉजिट नहीं करा सकते, सावधि जमा नहीं करा सकते। ये सुविधा एक इसमें नहीं मिलेगी। और भी चीज़ें हैं, आगे देखिए। प्रत्येक ग्राहक पेमेंट बैंक खाते में अधिकतम 2 लाख रुपए की राशि रख सकता है। अब यहाँ पर यूपीएससी खूब क्वेश्चन इस तरीके से पूछती है, बैंकों को लेकर हो या किसी योजना को लेकर हो कि इतने 10,000 करोड़, 40,000 करोड़, ऐसे कोई आंकड़ा है उसके लेकर यूपीएससी खूब पूछती है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ऐसे हम पढ़ते हैं ना। इसमें क्या करती है यूपीएससी कि 1 शून्य हटा दे या 1 शून्य बढ़ा दे। और हमने इस पर ध्यान दिया है कि हाँ 2 प्लस कुछ आगे था, 2 लाख, ऐसा कुछ हमने पढ़ा है। और जल्दी जल्दी में हम नहीं पढ़ते कि इसके आगे शून्य कितने हैं, 0 कितने लगे हुए हैं, यहीं पर गड़बड़ी हो जाती है। इस बात को खूब ध्यान रख लीजिएगा। यह सीरीज सिर्फ ऐसी नहीं है कि हम टॉपिक ही पढ़ते चले जा रहे हैं। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर हम प्रीलिम्स की कंप्लीट तैयारी कर रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर जब हमारे सामने हो तो हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए, हम यूपीएससी की सारी चालाकियों को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। अदरवाइज़ सिर्फ ये बात करनी है कि ये देखिए इसमें ये होता है, वो होता है, इतनी बात करनी बड़ा आसान है, लेकिन वो कारगर नहीं है। उतना तो आप खुद से भी कर सकते हैं, किताबों में है, हर जगह सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। इसीलिए ये चीज़ें मैं आपको याद दिलाते रहता हूँ। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह के आंकड़े अगर यूपीएससी दे दे लाइन में तो इस बात पे आपका दिमाग एकदम
वहाँ पे अलर्ट हो जाना चाहिए कि इसमें कुछ गड़बड़ हो सकता है, या फिर देख लें, वेरीफाई कर लें सही है कि नहीं। तो अधिकतम 2 लाख रुपए की आप जो है शेष राशि उसमें रख सकते हैं अपने खाते में, अगर आपने पेमेंट बैंक में खाता खुलवाया है तो, जिसने भी खुलवाया है। पेमेंट्स बैंक अनिवासी भारतीय जमा स्वीकार नहीं करते। जो एनआरआई हैं वो अगर चाहें कि हम पेमेंट बैंक में जमा कर लें तो वो नहीं करेंगे बेसिकली, ठीक है। ये पेमेंट्स बैंक की सुविधा के तहत नहीं आता, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एक और चीज़ है, पेमेंट्स बैंक गैर बैंकिंग वित्तीय सेवा गतिविधियां शुरू करने के लिए सहायक कंपनियां स्थापित नहीं कर सकते। यानी कि आपने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के बारे में सुना, एनबीएफसी के बारे में सुना होगा। तो वो जो सेवाएं देती हैं उनके लिए ये अलग से गतिविधियां शुरू नहीं कर सकते। आई बात समझ में। जो आपको स्टैटिक वाली नोट दी गई है, मेरे ख्याल से उसमें भी ये टॉपिक कवर किया गया है, उसमें एक लाइन एक्स्ट्रा है, और पता है क्या? क्रेडिट कार्ड। अब मैं आपके लिए एक होमवर्क दे रहा हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्रेडिट कार्ड इशू कर सकते हैं या नहीं कर सकते, पेमेंट बैंक क्रेडिट कार्ड दे सकते हैं या नहीं दे सकते, ये चीज़ आपको अपनी किताब से खोज के कमेंट में लिखना है। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, यहाँ पे शायद मिस हो गया है, लेकिन मुझे अभी ध्यान आ रहा है कि उस पर बात होनी चाहिए। तो आपकी स्टैटिक वाली नोट में होगा, वहाँ भी देख सकते हैं। कोई भी किताब आपके पास होगी वहाँ निश्चित रूप से लाइन लिखी होगी, ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। फिलहाल तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं पेमेंट्स बैंक के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। एक शब्द आया था इंडिया स्टैक, उसमें लिखा था ना इंडिया स्टैक के सिद्धांतों का पालन करता है। तो क्या है इंडिया स्टैक? इस पर अलग से प्रश्न पूछा जा सकता है। एक तो मिक्स करके पूछा जा सकता है, पोस्ट पेमेंट बैंक में इंडिया स्टैक का क्या रोल है, इसका क्या महत्व है, इन दोनों चीज़ों को जोड़ के क्वेश्चन बनाया जा सकता है, या फिर अलग से भी ये महत्वपूर्ण है। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। इंडिया स्टैक जो है API, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ये भी लाइन कहीं पे, मतलब ये शब्द किसी लाइन में डाला जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। API का एक सेट है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस का एक सेट है, जो सरकारों, ध्यान रखिएगा, जो बिजनेस है, व्यवसायों, जो स्टार्टअप हैं, ठीक है, और जो डेवलपर्स हैं, उनको उपस्थिति रहित पेपरलेस कैशलेस सेवा वितरण की दिशा में भारत की कठिन समस्याओं को हल करने के लिए एक अद्वितीय डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर उपयोग की अनुमति देता है। यानी कि जो भी सेवाएं सरकारें उपलब्ध करा रही हैं, बहुत सारे बिजनेस चल रहे हैं, कैशलेस बहुत सारी सेवाएं चल रही हैं, डेवलपर्स जो अपना काम कर, इन सारी चीज़ों को वहाँ पे किसी इंसान की ज़रूरत नहीं है, सारा काम ऑनलाइन हो रहा है, मतलब करेगा इंसान ही, लेकिन वहाँ जब ये घटना हो रही है, लेन देन हो रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि उपस्थित हो। जैसे मान लीजिए हम कई सारे प्लेटफॉर्म देखते हैं कि ऋण की सुविधा उपलब्ध कराए जाते हैं उन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से। ऋण देने वाला कौन है हमें नहीं पता है, मतलब एक होता है ना बिचौलिए टाइप के कुछ ऐप होते हैं, हालांकि इसमें फ्रॉड भी बहुत अधिक होता है, बस एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ। तो उसमें आप अपने पैसे जमा कर सकते हैं इस तरह से कि आपका पैसा किसी को लोन के रूप में दिया जाएगा, ठीक है, और कोई व्यक्ति लोन लेने आ रहा है उसको लोन दिया जा सकता है। हमने जो पैसा दिया वो किसको लोन दिया गया हमें नहीं पता, जिसने लोन लिया उसको मैंने ही पैसा दिया था ये उसे भी नहीं पता, बस लेकिन काम चल रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल, ये बहुत बेस्ट एग्जांपल नहीं है, ठीक है, बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हो सकते हैं। सरकार बहुत सारे काम कर रही है, स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं, वो जो लेन देन हो रहा है उसके लिए एक बढ़िया सॉफ्टवेयर टाइप का एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दे दिया गया है, और वही है स्टैक इंडिया। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं इसमें और कौन कौन सी बातें हैं। इंडिया स्टैक, अच्छा स्टैक इंडिया कह रहा था। इंडिया स्टैक सरकार के नेतृत्व वाली एक पहल है जो विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की डिजिटल सेवाओं को सक्षम करने हेतु एक सुदृढ़ डिजिटल बुनियादी संरचना निर्माण पर ध्यान केंद्रित करती है। डिजिटल सेवाओं की बात हो रही है। क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि इंडिया स्टैक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है, और इसमें 2-3 लाइनें लिखी जा सकती हैं, 4 लाइनें। इंडिया स्टैक एक भारत सरकार की सार्वजनिक कंपनी का स्टॉक है। स्टैक और स्टॉक में बड़ा अंतर होता है, स्टॉक आप शेयर मार्केट में पढ़ते हैं, ठीक है, और उसमें कोई और लाइन थोड़ी सी जोड़ दी जाए, या इंडिया स्टैक में के तहत ये योजना चलाई जा रही है, या इंडिया स्टैक एक तरह का बुनियादी ढांचा है जिसमें डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं
और इससे इसी तरह के प्रश्न बन सकते हैं। टॉपिक्स आप देखने लगेंगे, जब यूपीएससी का पैटर्न देखने लगेंगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि इस खास तरह के टॉपिक से किस पैटर्न पर क्वेश्चन बनाए जाने का स्कोप ज़्यादा है। ठीक है, खैर, तो ये बुनियादी ढांचा एक तरह का। इसके बाद इस संग्रह के घटकों का स्वामित्व एवं रखरखाव विभिन्न संस्थानों द्वारा किया जाता है। ये चीज़ महत्वपूर्ण है। ये जो इंडिया स्टैक प्लेटफॉर्म है, इसके जो अलग अलग घटक आप कह लीजिए, अलग अलग अंग हैं, अलग अलग पक्ष हैं, उनका स्वामित्व और रख रखाव विभिन्न संस्थानों द्वारा किया जाता है। किसी एक संस्था द्वारा नहीं किया जाता, सिर्फ सरकार द्वारा नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें अभी हमने देखा सरकार की भी योजनाएं शामिल है, सरकार भी शामिल है, बिजनेस भी शामिल है, स्टार्टअप्स भी शामिल है। तो बहुत सारे डायमेंशंस बन रहे हैं और अलग अलग नज़रिए से इन सारी चीज़ों को मैनेज करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अलग अलग संस्थाओं को इसमें शामिल किया गया है कि आप इसको मैनेज करें। इंडिया स्टैक का लक्ष्य पहचान सत्यापन, डेटा विनियमन, डिजिटल भुगतान प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के साथ वृद्धि करना, ताकि उन्हें नागरिकों के लिए अधिक सुलभ और कुशल बनाया जा सके। ऐसा नहीं है कि आप मतलब इसका एक फ़ायदा ये भी है कि पहचान अच्छे से सत्यापित हो सके कि जो व्यक्ति लेन देन कर रहा है, जो व्यक्ति ये सुविधा प्रदान कर रहा है या फिर कोई सुविधा का लाभ ले रहा है, उसकी पहचान भी सुनिश्चित हो सके। डाटा जो हमारा उसमें जा रहा है उसका विनियमन हो सके, उसका दुरुपयोग ना हो। ये सारी चीज़ें भी देखी जा रही हैं। और कैशलेस जो भुगतान हो रहा है वो तो है ही, उस पर तो बात हो ही रही है। ठीक है, इसमें डिजिटल सार्वजनिक वस्तुएं शामिल हैं जो विभिन्न डिजिटल सेवाओं और पहलों का समर्थन करने के लिए जनता को उपलब्ध कराए गए डिजिटल संसाधन तथा उपकरण हैं। ये सेवाओं के तहत हैं। ठीक है, इसके बाद इंडिया स्टैक के प्रमुख घटकों में आधार, अद्वितीय बायोमेट्रिक आधारित पहचान प्रणाली, सीधा से इतना ही ध्यान रखिएगा, आधार, तत्काल डिजिटल भुगतान के लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जिसको आप यूपीआई कहते हैं, तथा व्यक्तिगत दस्तावेजों के सुरक्षित भंडारण के लिए डिजिटल लॉकर शामिल है। ये महत्वपूर्ण है। ये तीन शब्द महत्वपूर्ण हैं और एक अलग डायमेंशन में जाते हुए इनको लेकर क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि इंडिया स्टैक के प्रमुख घटकों में कौन कौन शामिल है। आधार, यूपीआई, डिजिटल लॉकर, ये प्रमुख घटक हैं, ध्यान रखिएगा। डिजिटल लॉकर का भी इस्तेमाल किया जाता है। आप इसके बारे में नहीं जानते हैं, थोड़ा सा पढ़ लीजिए। आप इसमें अपने डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं। कई बार डिजिटल लॉकर के डॉक्यूमेंट आपके एक्सेप्टेबल होते हैं कई जगहों पे, बाकी आपने रखा है व्हाट्सएप वगैरह पे तो उसको नहीं लेते हैं लोग, क्योंकि डिजिटल लॉकर में रखते समय हमें वेरीफाई करना पड़ता है अपना डॉक्यूमेंट। ठीक है, खैर, तो ये तीन प्रमुख घटक हैं, इनको लेकर प्रश्न बनाया जा सकता है। इसके बाद इंडिया स्टैक का दृष्टिकोण किसी एक देश यानी कि भारत तक सीमित नहीं है। महत्वपूर्ण है ये लाइन। इसे किसी भी देश पर लागू किया जा सकता है, चाहे वह विकसित देश हो या विकासशील देश हो। इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है। आजकल भारत द्वारा शुरू की गई बहुत सारी चीज़ें पूरी दुनिया में एक्सेप्ट की जा रही हैं। खासतौर से अब देखिए, रुपे कार्ड है या इसी तरह की और भी चीज़ें हैं। हमारे यहाँ कई योजनाएं चल रही हैं। अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो हमारे यहाँ जो दवाओं के वितरण को लेकर के जो आरोग्य योजना के तहत अलग अलग दुकानें खुलती हैं अलग अलग जगहों पे, क्या नाम है उसका, औषधि केंद्र, हाँ, जन औषधि केंद्र खुलते हैं। इतना बढ़िया मॉडल है। हालांकि अभी उसमें बहुत सुधार की ज़रूरत है, लेकिन उसको भी दुनिया सराह रही है, उसको भी अलग अलग जगहों पे एक्सेप्ट किया जा रहा है। डिजिटल तरीके से जो हम योजनाएं लेकर आ रहे हैं उन पे भी चर्चा हो रही है, उसको भी एक्सेप्ट किया जा रहा है। वैसे ये भी है, दुनिया में इसको कहीं भी लागू किया जा सकता है, इसका लाभ लिया जा सकता है। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि ये सिर्फ भारत में ही अप्लाई किया जा सकता है, पूरी दुनिया के किसी भी देश में नहीं अप्लाई किया जा सकता। ऐसे कोई लाइन बन जाए तो ध्यान रखिएगा, ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ये मॉडल ऐसा है कि ये किसी भी देश में लागू किया जा सकता है, चाहे विकसित देश हो, विकासशील देश हो, कोई भी हो। ठीक है, तो ये बातें हो गई। मेरे ख्याल से ये ख़त्म हो गया। पीडीएफ नोट्स, स्टैटिक वाली सारी नोट आपको दी जा चुकी है, मेंस की भी नोट दी जा चुकी है और इसकी भी नोट आपको मिल जाएगी। मैंने आपको बता दिया है कि कब कब नोट मिलेगी करंट अफेयर वाली। बाकी अगर अभी तक आपने नोट नहीं ली है तो सिंपल सी बात है, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, ऊपर एक लिंक है, उस पर आप क्लिक करेंगे, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तुरंत पीडीएफ नोट ले लीजिए, जल्दी से तैयार कर लीजिए, ताकि आप बार बार उनका रिवीजन कर सकें। सिर्फ नोट लेना महत्वपूर्ण बात नहीं है, उसे अच्छे से तैयार करना इम्पॉर्टेंट है, ताकि जब मैं सबूत दिखाऊं तो आप भी मुस्कुरा रहे हों कि हाँ, मैंने भी पढ़ा था, मेरा भी सही हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन आया था। ठीक है जी, तो बस
इसमें इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।